सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां आज हम आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं जिनके जीवन में कई उतार और चढ़ाव आए। यह बात है किशोरा अवस्था में देखे गए एक सपने की। वर्दी की चाह, देश प्रेम और कई असफलताओं के बाद भी कुछ कर गुजरने का अटूट विश्वास और सफल होने का एक सार्थक सूत्र उस व्यक्ति ने अपने किशोरावस्था में ही गढ़ लिया था। हम बात कर रहे हैं उस व्यक्ति की जो उत्तर प्रदेश सूबे के एक प्रसिद्ध जिला मथुरा ग्राम गोवर्धन से आते हैं, जहां भगवान कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से गांव वालों की जान विशाल गोवर्धन पर्वत पर अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठाकर बचाई थी। हम बात कर रहे हैं उस शख्सियत की जो मध्य प्रदेश पुलिस की शान है, एडिशनल पुलिस अधीक्षक श्रीमान अश्वनी कुमार पाठक जी। वे पुलिस विभाग में न केवल कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए प्रसिद्ध हैं, बल्कि कानूनी दावपेच और कागजी कार्रवाई पर एक मजबूत पकड़ के लिए भी अपने वरिष्ठ और अधीनस्थों के बीच चर्चा का विषय बने रहते हैं। श्री पाठक ने MSc मैथ्स और LLB में शिक्षा हासिल की हुई है। श्री पाठक अपने बुद्धि बल और तर्क शक्ति की वजह से अपने बैचमेट के बीच एनसाइक्लोपीडिया के नाम से पुकारे जाते हैं। श्री पाठक ने कई नक्सलाइट, डकैती, इंटरस्टेट पुलिस मूवमेंट का नेतृत्व सफलतापूर्वक किया है। श्री पाठक का नाम मध्य प्रदेश पुलिस के सफल, ईमानदार और कुशल कार्यशैली वाले अधिकारियों की सूची में शुमार है। श्री पाठक को कुख्यात डकैत जगजीवन सिंह परिहार मुठभेड़ मामले में मध्य प्रदेश DGP पुलिस द्वारा वीरता रजत पदक से भी सम्मानित किया गया। आइए आज हम आपको एडिशनल SP श्री अश्वनी कुमार पाठक जी से रूबरू कराते हैं और उनकी अब तक की कहानी उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं। नमस्कार, ब्रह्मकिशोर न्यूज चैनल से मैं आपका अनिल तिवारी। आज हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में आपका स्वागत है। आपने प्राय देखा होगा, हमारे देश की जब सुरक्षा की बात की जाती है, चाहे हमारे देश की बाहरी सुरक्षा की बात हो या आंतरिक, एक पुलिस जवान हमारी सेवा में हमेशा तत्पर तैयार रहता है। 24 घंटे 365 दिन वो हमारी सुरक्षा में सदैव इसलिए तत्पर तैयार रहता है जिससे हम सभी धर्मों के त्यौहार शांति सद्भाव के साथ बड़े धूमधाम से मना सकें। इसी कार्यक्रम में आज हमारी शख्सियत में विशेष रूप से शामिल हैं ग्वालियर से एडिशनल SP अश्विनी कुमार पाठक जी। वैसे तो बहुत सी चर्चा है, पर सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि पुलिस सेवा का विचार आपके मन में कहाँ से आया? स्कूल लाइफ से लेकर कॉलेज तक मैं पुलिस की कार्यशैली से प्रभावित रहा हूँ। पुलिस जिस तरह से लोगों के ग्रीवांसेज का रिड्रेसल मैकेनिज्म अपना के सॉल्यूशन करती है, मैं उसका हमेशा फैसिनेट रहा हूँ। परिवारजनों का क्या रिएक्शन रहा इस बारे में? पुलिस सेवा में आने पर परिवारजनों का सोच जो है सकारात्मक रहा और थोड़ा सा भय मिश्रित आशंकाएं उनके जो मन में थी, जो धीरे धीरे सेवा में आने के बाद में कम हो गई।
ग्रामीण परिवेश के बच्चों को यहाँ तक पहुँचने के लिए या किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इस बारे में बताइए कुछ। ग्रामीण परिवेश में जो बच्चे पढ़ते हैं, पलते हैं, बड़े होते हैं, जी। उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और उस समस्याओं में रहकर, जैसे समस्याएं बिजली की समस्या, आर्थिक समस्या, अवेयरनेस की कमी, इन सभी समस्याओं में रह कर के वो अपनी सफलता प्राप्त करता है। किंतु आज परिवेश बदल चुका है, ग्रामीण का भी, ग्रामीण स्तर भी काफ़ी बदल चुका है और लोग ग्रामीण लेवल पर भी अपनी सफलता प्राप्त करने के लिए जो प्रयास करते हैं, उनमें जो है काफ़ी बदलाव आया है। और ग्रामीण लेवल के से जो हम सीख करके आते हैं, ग्रास रूट लेवल से सीख करके आते हैं, उससे हम अपनी सेवा में आने के बाद में उसका काफ़ी लाभ हमको मिलता है। जब एक व्यक्ति सामान्य जीवन से हटकर सिस्टम का पार्ट बनता है या यूं कहें प्रशासनिक सेवा में जाता है, तो उसके जीवन में सामान्यतः क्या बदलाव अंतर आता है, उस पर जरा प्रकाश डालिए। इस बारे में पहले मेरी सोच मिश्रित थी, लेकिन जैसे ही सेवा में आया मैं, तो मैंने अपने काफ़ी बदलाव पाया। जैसे कि पुलिस सेवा में आने के बाद मैंने देखा कि यहाँ कार्य करने का एक वास्ट फील्ड है, वर्क फ्रीडम है। और मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि मुझे इस सेवा में आने का, जो कार्य करने का अवसर मिला, शायद ही किसी अन्य सेवा में मिलता। सर, पुलिस का कभी कभी अमानवीय चेहरा भी लोगों को सामने देखने मिलता है, उस पर मतलब क्या कहना चाहेंगे आप? तिवारी जी, देखिए, मैं आपकी इस बात से पूर्णतः सहमत नहीं हूँ जी। पुलिस टू सिटीजन जो रेशो है हमारे देश में, अन्य विकसित देशों की तुलना में काफ़ी कम है, जिसके फलस्वरूप पुलिस पर कार्य का काफ़ी प्रेशर रहता है। कई बार उनको जो है 20-20, 25-25 घंटे, 30-30 घंटे भी कार्य करना पड़ता है। ऐसे में पुलिस स्वाभाविक है कि उसका कार्य करने से क्या स्थिति होती होगी, और ऐसे में ही पुलिस मीडिया का शिकार बन जाती है। अगर हम यूँ कहें कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, इससे आप समझ सकते हैं पुलिस और जनता के बीच में जो गैप आया है, उसको कवर करने के लिए पुलिस ने यूथ की काउंसलिंग शुरू की है। काउंसलिंग सेशन शुरू किया है। पुलिस स्कूल कॉलेज में जाकर के हमारे जो नौजवान हैं उनको ये बताती है कि पुलिस आपके लिए है जी। और उनके क्या अधिकार हैं उनको भी समझाती है, जिससे जनता के अंदर दोनों के प्रति एक सामंजस्य की भावना पैदा होगी और लोगों का विश्वास पुलिस के ऊपर जागेगा। जी सर, पुलिस की चुनौतीपूर्ण नौकरी में कई बार संगीन आरोप लगते रहते हैं, तो आपके मन में क्या भाव आता है? जरा देखिए, स्वाभाविक तौर पर दुख तो होता है। जी। लोग अपने घरों में बैठकर पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर जी। आरोप लगाना उनके लिए बड़ा सहज है। जिस प्रेशर में पुलिस कार्य करती है, जैसे कि चाहे राष्ट्रीय त्यौहार हों, चाहे हमारे सामाजिक त्यौहार हों, अपने घरों में त्यौहार न मनाते हुए पुलिस आपकी सुरक्षा में, बंदोबस्त में लगी रहती है, वो उनकी काबिल तारीफ़ है। आरोप लगाना तो बड़ा सहज है। तो मैं पुलिस के इस कार्य की प्रशंसा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि पुलिस अपनी सेवाएं इसी मनोबल, उच्च मनोबल से करती रहे। सर, अमूमन देखा गया है कि पुलिस पर प्रशासनिक वरिष्ठ अधिकारियों का या राजनीतिक लोगों का दबाव रहता है। उस समय आप कैसे मैनेज करते हैं या किस तरह मेंटेन करते हैं, उसको जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर क्या है? देखिए तिवारी जी, ये देश संविधान से संचालित है और संविधान से बड़ा कोई नहीं है। पुलिस का काम संविधान के दायरे में रह करके कानून का पालन करना, सच्चाई से कानून का पालन करना और करवाना होता है। आपको
पिक्चरों में देखने को मिलता है या मूवीज में ये देखने को मिलता है कि लोगों के दबाव से पुलिस काम कर रही है। ये वास्तविक ज़िंदगी में और मूवी की ज़िंदगी में बहुत अंतर है। कहने का मतलब रियल और पुलिस रियल में अपना, काफी अंतर है। हाँ, रियल में काफ़ी अंतर है। जी, और पुलिस अपना काम बिल्कुल। करती है और इसके लिए न्यायपालिका भी बनी हुई है, इसलिए कोई भी देश में न्यायपालिका से और कानून से ऊपर नहीं है। आप जब पुलिस सेवा में आए तब मध्य प्रदेश डकैती समस्या से ग्रसित था। हमें जानकारी है कि आप भी एंटी डकैत मूवमेंट में सक्रिय रहे। ऐसा कोई वाक्य हो तो हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। बिल्कुल सही सुना है आपने। मध्य प्रदेश पुलिस में मैं जब आया था उस समय मध्य प्रदेश में डकैती मूवमेंट बहुत था, डकैती समस्या ज़्यादा काफ़ी हद तक थी। मध्य प्रदेश में डकैती समस्या का होने का एक मुख्य कारण था यहाँ की चंबल वैली, यानी कि चंबल घाटी। जी, चंबल घाटी की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि वो मध्य प्रदेश के अन्य दो मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य राजस्थान और उत्तर प्रदेश से लगी हुई है। डकैतों के लिए अपराध करने के लिए ये बड़ा सुगम स्थल था। मध्य प्रदेश में अपराध करके डकैत उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में चले जाते थे और वहाँ से अपराध करके यहाँ आ जाते थे। हम यूँ कहें कि चंबल वैली डकैतों और अपराधियों के लिए एक शरणस्थली थी। लेकिन आज की परिस्थिति में मध्य प्रदेश पुलिस के अथक प्रयासों से इस समस्या का अंत हो चुका है, डकैतों का सफाया हो चुका है। आज की तारीख में मध्य प्रदेश में मैं समझता हूँ कोई भी डकैती समस्या नहीं है। जहाँ तक वाक़े क्या घटना का सवाल है, तो घटनाएं तो बहुत सारी डकैती मूवमेंट में भाग लिया है, लेकिन मुख्य घटना जो मेरे जीवन को या मुझको प्रभावित करती हैं वो दो हैं जिनको मैं आपके साथ में साझा करना चाहता हूँ। पहली घटना तो सतना ज़िले के लगा हुआ उत्तर प्रदेश में शीतलपुर गांव था, जहां उत्तर प्रदेश पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस की जॉइंट ऑपरेशन मॉक ड्रिल चल रही थी। शीतलपुर गांव में जैसे ही हम एंटर हुए तो वहां ददुआ गिरोह से हमारा आमना सामना हो गया। इसमें अच्छाई ये थी कि आमना सामना होने के दौरान हमारा पुलिसकर्मी कोई भी हताहत नहीं हुआ और पुलिस को भले ही सफलता नहीं मिली, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि कोई नुकसान नहीं पहुंचा पुलिस को। दूसरा वाक़या जो है मुरैना ज़िले के गढ़ी बुधारा का है, जहाँ जगजीवन परिहार जो 10 लाख रुपए का कुख्यात डकैत था मध्य प्रदेश का, वो एक मकान में वहाँ छुपा हुआ था। सूचना मिलने पर एसपी साहब के निर्देशन में हमारी टीम वहाँ पहुँची, चारों तरफ से घेरा और उसके लिए कम से कम 15 से 16 घंटे ये ऑपरेशन चला, जब उसको मार करके गिराया गया या सफाया किया गया उसको, और जिसका लाइव टेलीकास्ट सभी चैनलों पर चलता रहा। ये एक बहुत बड़ी घटना थी मध्य प्रदेश पुलिस के लिए। और मध्य प्रदेश पुलिस में इसको अंजाम देने के लिए, जो कार्रवाई को, डकैत को सफाया करने के लिए पुलिस अधिकारियों को प्रशंसित भी किया है। मध्य प्रदेश पुलिस के अधिकारियों को जिस रैंक का है उस रैंक के आधार पर। तो ये दो घटनाएं ऐसी हैं जो मेरे को प्रभावित की हैं। सर, मुठभेड़ के दौरान जब आमने सामने गोलियां चलती हैं तो परिवार के प्रति आपके मन में क्या भाव आता है, क्या लगता है आपको, तो उसका साझा कीजिए। देखिए अनिल जी, जब हम लड़ाई के मैदान में या मुठभेड़ में रहते हैं तो हमको जो ट्रेनिंग दी जाती है, हमारा टारगेट है उसको हमको हिट करना है। बिल्कुल। जहाँ तक डकैत और पुलिस के और गोली का आमने सामने की बात है तो हम लोग ट्रेंड हैं और ज़्यादातर डकैत जो है अनट्रेंड रहते हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर सफलता पुलिस को ही मिलनी है। हालांकि जब गोली चलती है तो उस पर किसी का नाम तो लिखा नहीं होता, बिल्कुल।
फिर भी जो टैक्टिकल हालात और उनकी जो जानकारी हमको होती है और जिस टैक्टिस से पुलिस काम करती है, तो निश्चित तौर पर पुलिस जो है अपनी टारगेट को एलिमिनेट करती है, अचीव करती है। सर, मुठभेड़ के दौरान जब आपको जाना पड़ता है तब परिवार को मैसेज मिलता होगा, तब परिवारजनों की क्या सोच रहती होगी? इसके लिए स्वाभाविक है, लेकिन इसका ज़्यादा अच्छा उत्तर आपको मेरी धर्मपत्नी ही दे सकती हैं। जी, हमारे कार्यक्रम सक्सेस में मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। अभी सर से चर्चा चल रही थी तो उन्होंने बताया कि पुलिस की नौकरी में 15 से 20 घंटे काम करने का अमूल सामान्य बात है। सामान्य गृहिणी के रूप में आप घर को कैसे मैनेज करते हैं, जरा दर्शकों को बताइए। ये आपका क्वेश्चन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे परिवार में कोई पुलिस में नहीं, सब सिविल सर्विस में थे, तो पुलिस की नौकरी के बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी मेरे को। तो जब मैं आई थी तो बड़ी लड़की भाव लेके आती है, तो वो चीज़ बिजी लाइफ होने के कारण उसमें थोड़ा सा मुझे अपने आप को ढलना पड़ा। मन को ये करना पड़ा कि पहले पुलिस की नौकरी है, बाद में मेरे लिए मेरी ज़रूरत है, क्योंकि उनकी व्यवस्था इतनी रहती थी कि बोलते थे हम कल करेंगे, आज करेंगे, उसमें ही टाइम निकल जाता था। जब आदत सी पड़ गई थी हम लोगों को, तो उसमें मुझे कोई बुरा भी नहीं लगता था। मैडम, मुठभेड़ की जहाँ तक बात की जाए, जैसे भी वाक्य हुआ कि मुठभेड़ चल रही है, तो उस टाइम पर आपको कैसा लगा? क्या मन में डर आया, क्या भाव लगा? वो भी जरा। ये तो मेरे जीवन की बहुत ताज़ा बात लगती है मेरे को, आज किसी के कल की घटना है, ऐसा ही लगता है मुझे। एक बार ये ऑफिस गए थे तो अक्सर शाम को ही वापस आते थे, तो मेरे को कोई ऐसा, शाम तक तो कोई परेशानी नहीं लगती थी। शाम के बाद थोड़ा लेट हुए तो फ़ोन लगा लेते। तो मैंने जैसे ही फ़ोन लगाया तो ये फ़ोन नहीं उठा रहे थे। मैंने 2-3-4 बार फ़ोन लगाया, उसके बाद में इन्हें सोचा कि ये बार बार फ़ोन लगा रही है, इसलिए उनको बताना ज़रूरी है। तो इन्हें मेरे फ़ोन को उठाया, और मैंने जैसे ही फ़ोन को उठाया तो मुझे गोलियों की आवाज़ आने लगी। मैंने बोला कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, आप कहाँ फंसे हुए हो, मुझे बताओ। तो इन्हें धीमे से बोला कि मैं डॉक्टर के अपने मुठभेड़ में हूँ, आप अब मुझे फ़ोन नहीं लगाना। तो मैंने बोला ठीक है, उस समय मुझे तो क्या बीती होगी, आप समझ रहे हैं। फिर मैंने अब भगवान से प्रार्थना की, भगवान इस सामना को ये सफलता से करते आएँ, और मैं आपको, मुझे बड़ा भाग्यशाली महसूस कर रही हूँ इस बात में कि ये बहुत अच्छा सफलता से आए उसको जीत पर करके उसको। उसके बाद हमको खुशियाँ मिलती हैं, आके परिवार में जब आते हैं वो सुनाते हैं अपनी बातों को कि आज ये हुआ, ये हुआ। जी बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगता है, बच्चे भी सुनते हैं, हम भी सुनते हैं, और वो आज हमें बड़ा गर्व होता है, गर्व महसूस होता है। और आज तो ऐसा लगता है कि ये समाज सेवा के लिए भर्ती हुए थे, बाकी हमारा तो दूसरे नंबर पर स्थान है, और हमको भी अच्छा लगता है कि ये अपनी सेवा में तत्पर है, नाम कमाए, और हमको भी गर्व है। बहुत बहुत धन्यवाद आपने समय दिया। सर, गंभीर सवाल जवाबों के बाद माहौल को थोड़ा हल्का करते हुए मैं आपके निजी जीवन जुड़े हुए कुछ प्रश्न के द्वारा जानकारी चाहता हूँ। मुझे बताया गया कि आप मध्यम परिवार से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। सर, मध्यम परिवार से जुड़े होने के बाद ये लंबा सफ़र आपने तय किया, या शिक्षा दीक्षा कहाँ कैसे हुई, जरा उस पर हमारा दर्शकों में प्रकाश डालिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है आपने। जी। मैं उत्तर प्रदेश सूबे के मथुरा जिले के एक ग्राम गोवर्धन में जन्मा। प्रारंभिक शिक्षा मेरी गोवर्धन में हुई। जी। कॉलेज लेवल की शिक्षा भी मेरी वहीं हुई है। चूँकि हाई स्कूल तक मैंने बायोलॉजी सब्जेक्ट से परीक्षा पास की, उसके बाद में उसमें बायोलॉजी की लैब न होने से मुझे मजबूरन मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लेना पड़ा। मैथमेटिक्स से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के बाद में मैं हायर एजुकेशन के लिए बीएससी के लिए मेरठ गया। मेरठ में बीएससी करने के दौरान मैंने मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज, जो आज एनआईटी इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है, एंट्रेंस परीक्षा में सफल हुआ। मेरा केमिकल इंजीनियरिंग में मतलब चयन हुआ। और दुर्भाग्य ये था कि जिस दिन मुझे वहाँ ज्वाइन करने जाना था उससे 2 दिन पहले मेरा रोड एक्सीडेंट हो गया और मैं वहाँ उपस्थित नहीं हो सका। इसके बाद में मेरी, क्योंकि मेरी जनता की सेवा करने का लक्ष्य था, हाँ शुरू से लक्ष्य था, तो फिर मैंने प्रोफेशनल डिग्री के रूप में LLB में एडमिशन लिया और लॉ
कंप्लीट की। जी लॉ कंप्लीट करने के बाद मैंने प्रशासनिक सेवाओं के एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए और मैं आज पुलिस सेवा में हूँ। जी सर, देश का युवा हम देख रहे हैं कि दिनों दिन नशे की गिरफ्त में जकड़ता जा रहा है। युवा वर्ग को नशे से दूर रहने के लिए, दूर करने के लिए क्या संदेश मतलब युवा को आप देना चाहते हैं? देखिए, आज का युवा जी नशे की तरफ बढ़ता जा रहा है या नशे की गिरफ्त में गिरफ्त होता जा रहा है। उसके बहुत सारे कारण हैं, जी जिनमें से मुख्य कारण है एक तो बेरोजगारी, जी दूसरा इंटरनेट प्लेटफार्म और हमारे देश में प्रचलित मूवीज। जी इन चीज़ों से जो हमारे हीरो पिक्चर में या मूवी में दिखाते हैं, हाँ उन चीज़ों को करने का प्रयास करता है युवा जी और सोचता है कि मुझे कुछ काम ना करना पड़े और मैं बड़ा आदमी हो जाऊं। जी उन नकली हीरों को, नकली जो हमारे दिखाए जाते हैं पात्र, उनसे प्रेरणा लेकर के वो जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, जबकि उनको ये मालूम होना चाहिए कि हमारा देश महापुरुषों का देश है। यहाँ ऐसे महापुरुष पैदा हुए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में अपनी धाक जमाई है। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कि आर्यभट्ट हुए, विवेकानंद हुए, जी और तो और हमारे जो राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, जी जिन्होंने मिसाइलें बनाई थी, जी जो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल हैं, बिल्कुल। इन सभी की जीवन शैली से प्रभावित होकर के उनको जीवन में अपना करके आगे बढ़ना चाहिए, ना कि इन नकली हाँ पात्रों को या हीरों को देख करके। हाँ, इनको सही है। मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ जी कि वो अपनी सबसे पहले फिटनेस पर ध्यान दें, जी उसके बाद में जो पढ़ाई पढ़ें उसको मन लगा करके पढ़ें और ऐसी पढ़ाई पढ़ें जी जो उनके जीवन को सार्थक बना सके। बिल्कुल। इस संबंध में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। मुझे 2 लाइन राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की याद आ रही हैं। जी हो सकता है उनको सुन करके वो अमल करके अपने जीवन में कुछ परिवर्तन कर सके। जी वो पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, ये जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिससे ये व्यर्थ न हो। यही मेरी पंक्तियाँ हैं, यही मेरा संदेश है। इसके लिए मैं युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि जीवन में कार्य करिए, ना कि जल्दी सफलता पाने के लिए शॉर्टकट हाँ, मेथड शॉर्टकट अपनाएं। रास्ता नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा।